नेपोलियन कोड के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस के अंदर जब नेपोलियन का आने का होता है 1804 में, वो अपना आपको प्रोक्लेम करता है फ्रांस का एम्परर। सो उसके आने के बाद वो कुछ कोड इंट्रोड्यूस करता है ताकि जो फ्रांस के लोग हैं वो उनको लाइक एंजॉय कर सके। हालांकि नेपोलियन के बाद में इंटेंशन क्या होते हैं ये हम सबके सामने आएंगे, लेकिन पहले हम उनको जान लेते हैं जो नेपोलियन ने सिविल कोड इंट्रोड्यूस किए थे। ये जो क्वेश्चन है ये सिविल कोड के नाम से भी आ सकता है और नेपोलियनिक कोड के नाम से भी आ सकता है। ओके, सो क्या क्या कोड्स थे वो। सबसे पहले बर्थ के बेस पर जो राइट मिले हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लर्जीज को कुछ राइट मिले हुए थे, नोबल्स लोगों को राइट मिले हुए थे, तो वो बर्थ के बेस पे जो राइट है उनको खत्म कर दिया। ओके, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया। फ्यूडल सिस्टम मतलब कि लाइक जो सोसाइटी पहले पुराने तरीके से डिवाइड होती थी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट के जो लोग हैं उनको ही टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड दे ऑल वर दी सर्वेंट ऑफ दीज टू स्टेट। फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के सर्वेंट होते थे थर्ड स्टेट के लोग। सो इस सिस्टम को खत्म किया। ठीक है, जो पीजेंट थे उनको सर्फडम सिस्टम से, सर्फडम का मतलब क्या होता है, सर्वेंट। ठीक है, सर्फ से ही सर्वेंट वर्ड बना है। सो ये सर्फडम सिस्टम को खत्म किया, मतलब जो पहले थर्ड स्टेट के लोग नौकर हुआ करते थे उस चीज से इनको छुटकारा मिल गया। जो भी मैनोरियल ड्यूज होते थे, जो नोबल्स लोगों को पैसा देना होता था, रेंट देना होता था उस लैंड एरिया का जहाँ पे गरीब लोगों को या थर्ड स्टेट के पीजेंट लोगों को कल्टीवेशन करना होता था, सो वो ड्यूज को खत्म किया। सो इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब एक तरीके से आप देख रहे हैं कि भाई फ्यूडल सिस्टम खत्म हो रहा है, सर्फडम सिस्टम खत्म हो रहा है, बर्थ के बेस पे जो राइट मिलते थे वो खत्म हो रहे हैं। सो इससे इक्वालिटी आई। सो नेपोलियन ने यहाँ पर कानून के सामने सभी को इक्वल बताया कि भाई लॉज के सामने हम सब बराबर हैं। ठीक है, और कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी सोसाइटी डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होनी चाहिए। वन मोर थिंग, नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर किया। गाइज, मोनार्क के टाइम राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होता था, क्योंकि मोनार्क को अगर किसी को पनिश करना है तो वो उसको एग्जाइल कर सकता है। एग्जाइल का मतलब कि उसको कंट्री से निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास राइट टू प्रॉपर्टी है तो कोई भी टाइप की गवर्नमेंट उसको एग्जाइल नहीं कर सकती है। ओके, सो नेपोलियन ने यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर करने की बात की। गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। गिल्ड्स क्या होते हैं, गिल्ड्स एक्चुअली जो ट्रेडर्स होते हैं उनके ग्रुप होते हैं। सो अगर एक पर्सन कोई बात बोलेगा तो उसकी बात शायद इतनी ना सुनी जाए, लेकिन वही बात अगर एक ग्रुप में बोली जाएगी, ठीक है, मास क्राउड में बोली जाएगी, तो डेफिनेटली उसकी बात में जोर लगेगा, दम लगेगा। ठीक है, उसकी बात अपना भारी हो जाएगी, सरकार उसकी बात सुनेगी। राइट, सो जो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, गिल्ड्स बोलते हैं। सो मोनार्क के टाइम इनका बनना अलाउड नहीं होता था, लेकिन नेपोलियन ने गिल्ड्स को अप्रूवल दी कि भाई गिल्ड्स बनने अलाउड है, आप बना सकते हैं, एंड जो भी गवर्नमेंट से बात करना चाहे अपना ग्रुप बनाकर वो आप कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स को इससे बहुत राहत मिली। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ, इसने ट्रेडिंग को एक नई पहचान दी, नया एक जंप दिया, जिससे फ्रांस के अंदर ट्रेडिंग बहुत अच्छी हुई। पीजेंट, आर्टिसन, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। सो अब से पहले इन लोगों ने इतनी एंजॉय फ्रीडम नहीं की थी जितनी नेपोलियन के आने के बाद की। अब इससे नेपोलियन की गवर्नमेंट से फ्रांस के लोग बहुत हैप्पी थे। उनको लगता था कि लाइक नेपोलियन ने नए चेंजेस किए हैं, और यूरोप को, ना सिर्फ फ्रांस को, इवन यूरोप के अंदर भी नेपोलियनिक कोड का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा था। सो हम नेपोलियन को मान सकते हैं कि यूरोप का बहुत ही स्टार्टिंग के टाइम से ही एक बहुत अच्छा मॉडर्नाइजर आप कह सकते हैं नेपोलियन को। सो फ्रांस के लोग इन नेपोलियनिक कोड को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बट गाइज, नेपोलियन के इंटेंशन तो कुछ और थे। उसने तो बहुत ही लॉन्ग टर्म अपनी प्लानिंग कर रखे थे। आपको क्या लगता है कि जो चेंजेस किए थे, क्या ये सिर्फ फेवर को पाने के लिए किया गया था? क्या ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि फ्रांस के जो सिटीजन है वो नेपोलियन को फेवर करें, उसको अच्छा टैक्स दें, या कुछ और रीजन था? एक्चुअली नेपोलियन के क्या इंटेंशन थे वो कुछ टाइम बाद दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। नेपोलियन का ये सोचना था, नेपोलियन की ये प्लानिंग थी कि भाई मैंने फ्रांस को तो इन्वेट कर लिया है, अब मुझे यूरोप की जो बाकी की कंट्रीज हैं उनको भी इन्वेट करना है। ठीक है, पूरे यूरोप को मुझे कॉन्कर करना है। अब पूरे यूरोप को कॉन्कर करने के लिए फाइट की, वॉर की जरूरत पड़ेगी ऑफ कोर्स, और वॉर के लिए हमें चाहिए अच्छी आर्मी, अच्छे हथियार, जिसके लिए हमको पैसा चाहिए। सो इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आप देखो कई सारे स्टेप वो लिए गए हैं जिससे कि फ्रांस का ट्रेड अच्छा हो सके। फ्रांस का ट्रेड अच्छा होगा तभी तो वहां के लोग अच्छा टैक्स पे करेंगे, और अच्छा टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट के पास अच्छा पैसा आएगा। गवर्नमेंट के पास अच्छा पैसा आएगा तो
तब जाकर वो अच्छी आर्मी, अच्छे हथियार को यूज कर पाएंगे वॉर के अंदर। इसीलिए नेपोलियन टैक्स को इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। जनता कुछ कह ना सके, जनता नेपोलियन को क्रिटिसाइज ना कर सके, इसलिए सेंसरशिप को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। सेंसरशिप का मतलब होता है लाइक सोसाइटी में क्या चीज एग्जीक्यूट होनी चाहिए, अगर आप कुछ पब्लिश कर रहे हैं, कोई मूवी रिलीज कर रहे हैं, तो सोसाइटी में क्या चीज, सोच, आइडियाज फैलने चाहिए और क्या नहीं, इन चीजों के लिए सेंसरशिप बोर्ड होता है। बट गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट को एक मैनर से क्रिटिसाइज करना होता है, ठीक है, अब्यूजिंग वर्ड यूज नहीं करना होता है, हम उसकी कमियों को बहुत ही डिसेंट मैनर में बताएं, ओके। बट नेपोलियन ने यहाँ पे क्या किया, नेपोलियन ने यहाँ पर अपने खिलाफ, लाइक मेरे खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ कोई कुछ ना बोल सके, इसलिए उसने लोगों के ऊपर ही सेंसरशिप लगा दी है, किसी को बोलना अलाउड ही नहीं है नेपोलियन के बारे में कुछ भी। सो लोगों को यहाँ पे धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि नेपोलियन के क्या इंटेंशन थे। अब यहाँ पर लोग अपोज करते हैं, आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं, नेपोलियन का माइंड डाइवर्ट होता है, और जो लड़ाई उसने पूरे यूरोप को कॉन्कर करने के लिए स्टार्ट कर दी थी 4 कंट्रीज के साथ, BARP, B फॉर ब्रिटेन, A फॉर ऑस्ट्रिया, R फॉर रशिया एंड P फॉर प्रशिया, इन कंट्रीज के साथ जो उसने वॉर स्टार्ट कर दिया था, वो अब वॉर कहीं ना कहीं नेपोलियन की साइड से लूज होना स्टार्ट हो जाता है, और नेपोलियन अपनी पहली लड़ाई हारता है इन 4 कंट्रीज के साथ जो हो रही थी, और वो फर्स्ट लड़ाई अपनी डिफीट करता है 1813 में लीप्जिग के अंदर। गाइस, लीप्जिग जर्मनी के अंदर आता है, एंड फाइनली ये पूरी तरीके से हार जाता है नेपोलियन 1815 में वाटरलू के अंदर। वाटरलू बेल्जियम के अंदर है। सो नेपोलियन का भी लाइक यहाँ पे जो रोल होता है फ्रांस के अंदर, वो इस तरीके से खत्म हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे नेपोलियन का बैग है, एंड इसके बैग में से कुछ लेटर्स निकल रहे हैं। एक्चुअली ये लेटर्स नहीं है, ये टेरिटरी लूज कर रहा है वो धीरे धीरे, जो फ्रांस ने, जो नेपोलियन ने एक्वायर की थी फ्रांस के आसपास का एरिया, वॉर लाइक स्टार्ट बिफोर द 1813, आफ्टर 1813 अब वो कैसे लूज करना स्टार्ट कर देता है उस टेरिटरी को, ये पिक्चर इस चीज को शो करती है। सो इस तरीके से आपने देखा कि फ्रांस के अंदर जब नेपोलियन कोड इंट्रोड्यूस हुए, तो लोगों के जो डेमोक्रेटिक आइडियाज थे, जो उनके विचार थे, जो सोच थी उनकी डेमोक्रेटिक लिबरल सोच, उनको एक नया स्पार्क मिल गया था यहाँ पर नेपोलियन कोड को इंट्रोड्यूस करने से। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि जब नेपोलियन हार जाता है वाटरलू के अंदर 1815 में, सो जिससे नेपोलियन की लड़ाई होती है, जिससे ये वॉर होता है, जिनके अगेंस्ट में नेपोलियन इस वॉर को लॉन्च करता है, BARP, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रशिया कंट्री, ये चारों कंट्री मिलकर प्लानिंग करती है कि भाई जो ये डेमोक्रेटिक आइडियाज वाइड स्प्रेड हो रहे हैं फ्रांस और फ्रांस के आसपास वाली कंट्रीज, तो इन जगहों पर इन डेमोक्रेटिक आइडियाज को यहीं पे सप्रेस कर देना बहुत जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं है जब मोनार्क को हर कोई सिटीजन आके चैलेंज कर देगा, उसकी ऑथोरिटी को चैलेंज करेगा, ठीक है। तो जरूरी है इन डेमोक्रेटिक आइडियाज को यहीं पे सप्रेस करना। इसके लिए ट्रीटी ऑफ वियना साइन की जाती है 1815 में। सो वो आप देखेंगे आगे की नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 6 में। सो अगर आपको ये पार्ट 5 की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पे आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन, असाइनमेंट वर्क और इस चैप्टर का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीपीटी का पीडीएफ। ओके, सो मिलते हैं पार्ट 6 की वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।